नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर की अगर हम बात करें तो कंपटीशन का ये युग है और आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटा हुआ पाता है। तो शिक्षा हम सभी का अधिकार भी है, ये भी हम सभी जानते हैं। और इंसान की अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। और सीखने की जो शुरुआत होती है वो होती है स्कूल से। जी हाँ, बेसिक जो शिक्षा इंसान प्राप्त करता है उसकी शुरुआत होती है स्कूल से। दोस्तों, आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी जी प्रदीप चौधरी जी की आपसे, और हम बताएंगे इस प्रोग्राम में आगे किस तरह से कोटा शहर के लिए तैयारियां की जा रही है, किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की जो है सुधार की कोशिशें की जा रही है, किस तरह से कुछ नयापन और नवाचार किए जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। तो सर, शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर आप हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि आगामी सत्र की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या नया करने के प्रयास किए जा रहे हैं? अभी जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार का हमारा मेन उद्देश्य जो है, सबसे पहले बहुत संवेदनशील है शिक्षा विभाग के विषय में जी। और कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नए स्कूल भी खोले गए हैं। जैसे हमारे कोटा में 29 नए स्कूल हैं जिसको फ्लैगशिप योजना के तहत लिया गया है जी। 29 नए ऐसे विद्यालय हमारे 2 साल के अंदर खुले हैं यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम जी, ताकि गरीब बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई करवाई जा सके। पहले क्या होता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर काफ़ी फीसेज वगैरह और खर्चे ज़्यादा होने की वजह से गरीब बच्चे इसमें पढ़ नहीं पाते थे। तो हमारी सरकार के द्वारा कई, अगर देखे जाएं तो लगभग हमारे कोटा जिले में सबसे पहले 2-3 विद्यालय खोले थे। आज की तारीख में 29 विद्यालय हमारे कोटा जिले में संचालित हैं। और इन विद्यालयों के अंदर बहुत कम फीस के अंदर एडमिशन्स होते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। और अभी हमारे एजुकेशन के अंदर देखा आपने, हमारे माननीय मंत्री जो यहाँ के हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स करने के बाद में यहाँ पर एक खेल संकुल खुलवाया जी, जो पूरे राजस्थान में एक स्पेशल, अभी कई कैंप लगे उसके अंदर, बहुत सारे बच्चे जिससे लाभान्वित होते हैं। कई खेल उसके अंदर हैं। मल्टीपर्पज विद्यालय के अंदर खेल संकुल संचालित होता है। और आने वाले टाइम के लिए, जैसे कि अभी हमारे 24 तारीख को विद्यालय खुलने जा रहे हैं, उसके पहले ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक गेम्स भी प्रस्तावित हैं, जिसके लगभग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं 15 तारीख तक। और कोटा से लगभग 70,000 के करीब बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। बच्चे भी हैं जिसमें कुछ पेरेंट्स भी हैं, जिसमें एज की कोई सीमा नहीं है। पहले साल भी हो चुका है ये टूर्नामेंट। उसके बाद में 24 से हमारे विद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। विद्यालयों के अंदर जैसे कि राज्य सरकार की स्कीम होती है और हमारे डायरेक्टर सर के निर्देश होते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10% नामांकन बढ़ाया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और विद्यालयों के जितने भी अभी प्रधानाचार्य हैं, कुछ खाली पोस्ट हैं, उनको जून के अंदर फिलअप कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। कुछ हमारे टीचर्स की जैसे व्यवस्थाएं हैं, तो उनमें भी लगभग जून में, जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे, सेशन खुलेगा, तो उनको भी भर दिया जाएगा। और उसके बाद में यदि कहीं वैकेंट पोस्ट रहती हैं तो हम लोग उसमें शिक्षण व्यवस्था के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की आपने बात की, 29 नए स्कूल्स हैं, तो इसमें सर टीचर्स की कमी की जैसे हमने बात की, तो किस तरह से टीचर्स को इसमें लगाया जा रहा है? अब इसमें राज्य सरकार के द्वारा आपने देखा हो, हमने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया है जी। और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन डायरेक्टर सर ने हमें निर्देश दिए थे कि अपने जिले लेवल पर जितनी वैकेंसीज हैं उनको संविदा पर लिया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर बच्चों के स्टेटस को देखते हुए बच्चों को आगे जैसे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक्चुअली डायरेक्टर सर ने कहा था, और हमारा भी यही है, एक्चुअली वी रिक्वायर्स दोज टीचर्स हु कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। और हम उन लोगों को ही ले रहे हैं। टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनके ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं और उनको ही लिया जाएगा, ताकि एक जो स्टेटस है अच्छा रह सके स्कूल का और बच्चों को लाभ हो सके। और हमने अभी वेरिफिकेशन कर लिया है लगभग डॉक्यूमेंट्स का। और हमारे एडीओ साहब कल बीकानेर में ही थे, राजेश कुमार मीणा जी, तो आज आ चुके हैं वो जी। तो इस तरह से संविदा पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो खाली पोस्ट हैं उनको भरा जा रहा है। तो सर, प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन का दौर है, हम सभी जानते हैं, और आज के ज़माने में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे प्राइवेट स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से बच्चों को हम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं?
अभी बच्चों का जैसे बिल्कुल सही बात की आपने। एक्चुअली स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका तो एक तरह से देखें तो काफ़ी पुराने भी हैं। हम लोगों ने अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेल संकुल भी बनाया है। अगर ऑल ओवर एक्टिविटीज़ देखें तो हमारे मल्टीपर्पज वोकेशनल 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर यू विल फील वंडर कि बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे, जो नाम नहीं लेना चाहता मैं उन विद्यालयों का, कोटा के जो बहुत बड़े स्कूल्स हैं उनके बच्चे भी टीसी कटवा के हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं। ये अचीवमेंट सर हम कह सकते हैं। ये अचीवमेंट है हमारे प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल हैं तो एक राहुल शर्मा जी हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली इंग्लिश के लेक्चर थे प्रिंसिपल, और एक सपना मैडम है, शी इज सोफियन प्रिंसिपल, सोफिया स्कूल से पास आउट हैं। तो दोनों का इतना अच्छा वो है। और अभी भी हमने जो और प्रिंसिपल्स लिए हैं वो भी इंग्लिश वाले ही लिए हैं, और ये एक आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि गवर्नमेंट ने जो मतलब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की फ्लैगशिप योजना चालू की है कि ये बहुत तरक्की करेगी और आगे जाएगी। और गरीबों को, आम जन को, जो गरीब लोग हैं, जैसे कोई बेचारे ऑटो चलाते हैं, लेबर क्लास हैं, उनके बच्चे का एडमिशन भी यहाँ पे होता है। लॉटरी सिस्टम से यहाँ पे एडमिशन किया जाता है। हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े कई लोग आते हैं, साहब इनका करो, तो हम लोगों ने बोला उनको कि भाई लॉटरी सिस्टम है इसमें, और लॉटरी सिस्टम से ही होगा। और आगे जैसे खेल संकुल यहाँ पे बना है तो खेल वगैरह में भी प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए नहीं रहेगी। और आगे गवर्नमेंट ने भी हमें कहा है कि और कोई अगर आपको इसमें विकास करवाना है, खास करके मैं तो कोटा की बात करूं क्योंकि हमें कोटा से ही रिलेटेड है, तो यहाँ के माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी जैसे लाडपुरा विद्यालय रेज इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ था, तो लाडपुरा विद्यालय में भी काम चल रहा है यूआईटी के द्वारा। और बाकी और जगह भी मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं रहने देंगे। जी बिल्कुल। तो सर आपने कहा लॉटरी सिस्टम है और उसी से एडमिशन हो रहा है। अब आरटी की बात मैं करना चाहूँगी। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में भी सीट्स रिजर्व होती है बच्चों के लिए, और आरटी में जब एडमिशन लेते हैं कई बार पेरेंट्स, तो बड़े स्कूल में उन्हें दिक्कत आती है, एडमिशन उनका नंबर आ जाता है, लेकिन एडमिशन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है प्रोसेस में जहाँ पर उन्हें परेशानी आती है। तो ऐसे कोई पेरेंट है अगर, तो उनके लिए सर आप किस तरह से मदद करते हैं उनकी? ये एक्चुअली आरटी का पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन के अंदर ये रूल है कि 25% एडमिशन जो है आरटी के द्वारा किए जाएं। और सबसे पहले इसमें ये होता है, हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा है, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, जो शिकायत लेके आते हैं प्राइवेट स्कूल की, तो सबसे पहले हम उनको यही कहते हैं कि जैसे पहले डीओ लेवल पे वेरिफिकेशन होता था, अब इनका वेरिफिकेशन सीबीओ को दे दिया गया है, सीबीओज को। मैंने एक इसका ग्रुप भी बनाया कोटा में, और सबसे पहले जैसे कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास में, तो हम उसको सबसे पहले ये देखते हैं कि क्योंकि उसमें एक नियम भी है कि स्कूल के अंदर सबसे पहले वो विद्यालय जहाँ पर जिस वार्ड में संचालित है तो वो अपने वार्ड के बच्चों को ही मौका देगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का जब वेरिफिकेशन होता है तो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, या पेरेंट्स का जैसे किसी बच्चे का नंबर लॉटरी सिस्टम में 170 पे आ रहा है, तो 170 का मतलब ये है कि जब उसके कितने एडमिशन हो जाएंगे जब 170 वाले का नंबर आएगा। तो अब शुरुआत में अगर कोई बच्चे 10 के अंदर हैं और उसमें एडमिशन्स में अगर कई जगह ऐसी, जैसे कलेक्टर सर ने भी निर्देश दिए थे हमें, कई लोग डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में भी जाते हैं शिकायत करने सर के पास में, हमारे पास भी आते हैं, तो हम उसको समझाते हैं कि भाई आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराइए अपने, और अगर डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं तो पिछली बार भी आपने देखा होगा प्रॉब्लम आई थी ग्लोबल स्कूल के अंदर। ग्लोबल स्कूल में 8-9 बच्चे निकाल दिए गए थे। मैं खुद वहाँ पर 2-3 का स्टाफ को लेकर गया था कलेक्टर सर की परमिशन लेके, और उन बच्चों को एडमिट कराया था वापस, क्योंकि इसमें एडमिशन होने के बाद में आप बच्चे को निकाल नहीं सकते हैं आरटी के अंदर। तो अगर इस तरह से कोई बच्चे को या किसी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं। कई स्कूल्स में एडमिशन मैंने करवाए भी हैं। अगर कहीं दिखती है गड़बड़ी है भाई कहीं पे, तो हम लोग स्कूल पे फुल वो रखते हैं और अपनी पावर रखते हैं, स्कूल को पहले समझाइश कर सकते हैं। स्कूल अगर गड़बड़ी करता है तो उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको मान्यताएं जो है हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा, हमारे विभागीय नियम होते हैं उसके तहत इनको चलना होता है प्राइवेट स्कूल्स को। और अगर इस तरह की कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, आप लोग या कोई भी हमारे पास पेरेंट्स आता है, तो उसकी बाकायदा कार्रवाई करते हैं हम लोग। और बाकी पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझना होता है, आरटी एक ऐसा वो है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा आरटी के तहत पढ़े, क्योंकि इसमें निःशुल्क होता है सारा।
परंतु इसमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का एडमिशन यदि नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ। आपका डॉक्यूमेंट ही अगर गलत है, आपने डॉक्यूमेंट तो लगा रखा है, रेजिडेंस तो लगा रखा है कि मैं पावर कला का रहने वाला हूँ, आप एडमिशन चाहते हैं शिव ज्योति स्कूल में या मॉडर्न स्कूल में, तो हाउ कैन इट पॉसिबल। तो वो स्कूल वाला भी अपनी जगह पर ठीक है कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए से इनका डॉक्यूमेंट गलत पाए गए, तो कई कारण ऐसे होते हैं। जब तक हम बिल्कुल सत्यता पे नहीं पहुंचते, जब तक उस बात को क्लियर नहीं कह सकते। मतलब एलिजिबल होना जरूरी है, एलिजिबल होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। हमारे द्वारा वेरीफाइड सीबीओ सर के द्वारा किए जा रहे थे, मंगतीराम से एरिया के द्वारा, और मैंने उनसे कहा भी था मैंने कि कई केसेज ऐसे आएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करें आप, और अगर कोई समस्या फिर भी आगे आती है तो हम विद्यालय को पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ मंगा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी स्कूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, तो सर आपने भी कहा कि आपको सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि हर साल 10% नामांकन बढ़ाना है आपको, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो वंचित वर्ग है हमारे समाज का, तो उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए किस तरह की योजना है, किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? हमारे ये रहता है कि गांव के अंदर एक तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट अपने विद्यालय का करें, जैसे 100% रिजल्ट रहते हैं हमारे। उसमें देखा आपने कि 100% साइंस के रिजल्ट्स रहे हैं, विज्ञान के, जो बहुत एक अच्छी बात है। और दूसरा, हमारे पूरे जो प्रिंसिपल्स वगैरह जो पीओज हैं, गांव के अंदर पीओ होते हैं, तो उन लोगों को और शहर के अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम को इसको शो करें, बाकायदा आप ग्रुप में जाएं, और ऐसे वंचित बच्चा नहीं रहना चाहिए कोई भी गांव के अंदर। खास करके गांव के अंदर कई बच्चे पढ़ते नहीं है, जैसे गाय भैंस चराने जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखा है कि आपके बच्चे नामांकन जब भी बढ़ेगा जब आप प्रत्येक घर में टीचर्स वगैरह हमारे टोली बनाकर जाएंगे और बच्चों को एक बार उनके पेरेंट्स को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि भी आपके हमारे स्कूल्स में मिड डे मील है, दूध योजना है, तो एमडीएम चलता है हमारे यहाँ पे, और अभी यूनिफॉर्म्स वगैरह बांटी गई, जैसे फ्री में दी गई, तो उनको पेरेंट्स को जाके बताना पड़ेगा कि भी पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व है आपके जीवन में। तो अवेयरनेस कैंपेन भी हम कह सकते हैं एक तरफ से चलाया जा रहा है। एक तरह से ये प्रत्येक विद्यालय को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसमें अपनी जो क्लिप्स वगैरह मोबाइल पर डालें, हमें बताएं कौन से विद्यालय में आज कौन से गाँव में। आप इसके लिए एसडीएमसी जो विद्यालय की होती है, आप उससे संपर्क करें, और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे कि जिसमें कोई मतलब पढ़ नहीं रहा बच्चा, ऐसा बच्चा गांव का कोई भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर शिक्षा व्यवस्था में नवाचार हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं, अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। अब सर बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कई भवन ऐसे हैं सरकारी स्कूल्स की, जैसे नानता की मैं बात करूँ या हनुमान नगर की मैं बात करूँ, तो कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो इमारतें हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जर्जर हो रही है, या कभी भी वहाँ पर कोई हादसा हो रखा है। तो इस तरह की जो इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस तरह से आप सर कोशिश कर रहे हैं? अभी सबसे पहले जैसे आपने बताया 2-3 विद्यालय हैं, इनके लिए मैंने एडीपीसी मैडम से भी बात की थी। हमारा एक समसा डिपार्टमेंट होता है जिसको पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी। सबसे पहले हमने कलेक्टर सर ने भी मीटिंग ली थी, उन्होंने भी बताया था जर्जर भवन वगैरह इस तरह से बच्चों का कोई हादसा ना हो जाए। जी। तो उसके लिए मैंने एडीपीसी मैडम से भी बात की थी, और उनसे ये भी कहा था कि जो स्कूल आपके सबसे ज्यादा हमें लगता है कि भाई इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है इन विद्यालयों में कोई एक्सीडेंट्स ना हो सके, तो एडीपीसी मैडम से मेरी बात हो चुकी है इस मैटर में। सबसे पहले हम वरीयता से उन विद्यालयों को लेंगे, जैसे आपने 3 विद्यालय बताए, तो सबसे पहले इन विद्यालयों को वरीयता में लेंगे हम, और इन विद्यालयों का ही पहले सबसे पहले यानी कि 10, 20, 30 जो भी विद्यालय हमारे पूरे कोटा जिले में है उन विद्यालयों को लेंगे, और बाकी जिसमें रिपेयरिंग का काम है उनको सेकंड उसमें लेंगे हम लिस्ट में। और पहले इन विद्यालयों पे ही हमारा ध्यान है कि जुलाई में या अभी ऊपर से मार्गदर्शन मांगा है हमने, और जैसे हमें मार्गदर्शन 2, 5, 7 दिन में मिल जाता है उन विद्यालयों में काम शुरू करवा दिया जाएगा। जी, यानी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रायोरिटी पे रख करके वहां पर, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा जरूरत आवश्यकता जहाँ पर ज्यादा है, गवर्नमेंट की भी ये स्कीम होती है कि जहाँ पर जीरो है, जैसे कोई अभी प्रिंसिपल्स के हमारे यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी, तो हमारे 2 ब्लॉक खोले गए थे। एक तो आपका खैराबाद ब्लॉक खोला गया था हमारा, और इटावा ब्लॉक खोला गया था, ताकि ग्रामीण में जो बच्चे रहते हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं ग्रामीण, वो वंचित ना रहें पढ़ाई से, ताकि उनको प्रिंसिपल्स मिल सकें। सबसे पहले देखा था जीरो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट कहाँ है। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाएगा नीडी विद्यालय, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य होता है। आपको पता है कि अगर बच्चों के साथ ही कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम किसी उसको नहीं रहेंगे, मतलब बहुत ही उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। उनकी सेफ्टी लाइफ में सबसे जरूरी है। और जहाँ गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट का देखा आपने मजबूत काम होता है, पर संसाधनों की कई बार कमी होती है। हमारा बड़ा देश है, वी कैन से
इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर्स। एब्सोल्युटली। भारत तो एक विकासशील देश है जी। विकसित नहीं है, परंतु फिर भी हमारी राज्य सरकार ने जो कार्य कर रही है और अभी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जिनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है उनकी लिस्ट हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग विद इन वीक करके और उन विद्यालयों में काम शुरू करवाएंगे। बिल्कुल। और सर इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे भी हम मनाने वाले हैं, जल्दी आने वाला है 21 जून को। तो सर उसे लेकर किस तरह की तैयारियां, बच्चों को किस तरह से आप योगा से जोड़ने वाले हैं, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? योगा के लिए कल मीटिंग थी कलेक्टर साहब की तरफ से और सभी DLOs को वहाँ पे बुलाया गया था जी। 21 को योग दिवस है, विश्व योग दिवस वी कैन से। तो उसके लिए हमारी तैयारी यही रहेगी। जैसे कोटा शहर के अंदर तो शिवनाथपुरम स्टेडियम, पहले स्टेडियम में होता था हमेशा, RAC में भी हुआ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था कोटा में, और अब की बार जो है शिवनाथपुरम स्टेडियम में है। और बाकी ऊपर से कल आदेश दिए हैं सर ने, ADM सर ने, राजकुमार जी ने, कि भाई अब की बार जो है सब लोग स्टेडियम पे आएंगे, DLOs वाइट टी-शर्ट में आएंगे, इजी यूनिफॉर्म में आएंगे, और बाकी जो स्कूल्स वगैरह हमारे और कार्यालय हैं वो सब खुले रहेंगे 21 तारीख को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे आएगा। अभी बच्चों के लिए योग दिवस एक्चुअली क्या होता है, सबसे ज़रूरी मानसिक एबिलिटी के साथ में ये भी चाहिए कि भाई मानसिक और ये ग्रोइंग एज होती है, और ग्रोइंग एज बच्चे की होती है, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो योग के लिए हमने वैसे पहले से ही हमारे उसमें है कि भाई जो PTIs वगैरह हैं कम से कम बच्चों को डेली नहीं तो एक अल्टरनेट डे छोड़ के उनको योगा जरूर करवाएं और एक्सरसाइज कराएं बच्चों को, ताकि वो बिल्कुल फिट रह सकें। इसके लिए हमारी और स्कीम्स भी हैं, दूध योजना जैसे बच्चों को पौष्टिक वो एनीमिया की दवाइयाँ इनकी दी जाती हैं बच्चों को, और लड़कियों को नैपकिन वगैरह, उड़ान वगैरह, काफ़ी हमारी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स हैं जिनसे बच्चों को लाभान्वित करते हैं हम लोग। जी। और सर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से इस चीज़ को विस्तार दिया जा रहा है सर? ग्रामीण क्षेत्र में तो देखा जाए तो शहर से ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। जी। ग्रामीण ओलम की सर बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी चीज़ से वंचित रहें, वो खेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेल, पढ़ाई हो। जैसे मैं खुद आवा में प्रिंसिपल था तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू करवाए, तो मैंने देखा 12th के बच्चों को प्रैक्टिकल्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी साइंस में, तो मैंने कहा कि लैब खोलो सारे, और लैब खोल के अंदर उनको सामान केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सभी का, क्योंकि बच्चे को जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ की नॉलेज नहीं देंगे तो बच्चा के अंदर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने करवाई थी वहाँ। और ग्रामीण में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। हमारे CBOs रहते हैं ब्लॉक स्तर पे, और CBOs को बाकायदा हमने बिल्कुल उनको निर्देशित कर रखा है एक तरह से कि आप स्कूल्स का दौरा करें। जैसे एक ब्लॉक के अंदर लगभग हमारे 30, 35, 40 तक के स्कूल होते हैं, और टोटल हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल 326 अभी रन कर रहे हैं पूरे कोटा जिले के अंदर, जिसमें एक संगीत विद्यालय हमारा ऐसा है जो पोर्टल पर नहीं है, वो 326 के अंदर ही है, पर वो शाला दर्पण पे अपलोड नहीं, क्योंकि वो इवनिंग स्कूल है हमारा। और ग्रामीण में आपने पूछा तो ग्रामीण पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, और इस बार एक योजना भी बनाएंगे। प्रत्येक जो DLO लेवल का अधिकारी है, कलेक्टर साहब ने भी एक योजना बनाई कि वो स्कूल चेक करें, और जैसे ही हमारे स्कूल सभी खुल जाएंगे तो हम लोग मिड डे मील, उसमें दूध योजना, और आपकी जितनी भी यूनिफॉर्म की और बच्चों की पढ़ाई की, शाला दर्पण पे, और स्कॉलरशिप की, इन सब चीज़ों का प्रत्येक अधिकारी जाकर निरीक्षण करेंगे, और कम से कम 4 विद्यालय उनको देखने होंगे एक वीक के अंदर। वैसे तो हमारे पास 20 विद्यालय देखने का आदेश है कि 20 विद्यालय निरीक्षण किए जाएं। बाकी हमारे सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को अभी और निर्देशित एक बार दोबारा कर देंगे, और बाकी सब चीज़ों का ग्रामीण बच्चों पे ज़्यादा फोकस रखा जाए। और सर खेल कूद की अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब ये कहा जाता है कि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो खराब बनेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, लेकिन आज का जो वक्त है बिल्कुल परिभाषा बदल गई है, और सिर्फ मेन स्ट्रीम में नहीं, अलग अलग फील्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्चों का। स्पोर्ट्स के फील्ड की अगर हम बात करें तो करियर बहुत अच्छा बन सकता है बच्चों का। तो सर किस तरह से बच्चों को स्पोर्ट्स के फील्ड में आप मोटिवेट कर रहे हैं अभी से, उनके अंदर इस तरह की इंस्पिरेशन कि आगे जाकर के वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही ना बने बल्कि अदर फील्ड में भी अपने करियर को मौका दें? गेम्स में जाने के लिए मैं तो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर। खेलों के अंदर आप देखिए, मेरे यहाँ पे देखिए सारे स्टेट लेवल से जीते हुए हैं जी, और पहली बार ऐसा मेरे उसमें पीरियड में ऐसा रहा है। स्विमिंग में, क्रिकेट में,
और बच्चों को मोटिवेशन का जहाँ पर सवाल है जी। वही हम लोग चाहते हैं, जैसे विदेशों के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को मोटिवेट करके उनको खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाता है, इसीलिए वो बड़े होकर बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। हमने हमारे जिले के अंदर एक नई प्लानिंग की है इस साल से कि जितने भी हमारे पीटीआईज हैं इनकी स्कूल खुलने के पहले एक मीटिंग लेकर और इनको निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे का इंटरेस्ट ये देखें आप किस खेल के अंदर है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं तैराक बनूं तो उसको स्विमिंग की तरफ आप मोटिवेट करें। कोई बच्चा चाहता है मैं खो खो का अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूं, बच्चे को जबरदस्ती किसी भी खेल में ना धकेलें, क्योंकि बच्चे की जब रुचि होगी तभी उस खेल में वो इनाम जीत पाएगा। ज्यादा से ज्यादा पीटीआईज के और कामों से हम यही चाहते हैं कि भाई और कामों से हमारे बच्चे, हमारे जो पीटीआईज वगैरह टीचर वगैरह हैं वो मुक्त रहें, मतलब और कार्य उन पे ना लादे जाएं। सरकार थोड़ी सी मतलब हमारी इस चीज़ में मदद करे। और बाकी हमारे जो पीटीआईज हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, उनसे यही कहेंगे और उनको भी कहेंगे कि आपके बच्चे यदि जिले लेवल पर खेलते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा। बच्चों का एक्चुअली क्या होता है, जब किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो और ज्यादा इंकरेज होता है और दूसरों को भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और बच्चे इस तरह से तैयार किए जाएंगे। वैसे हमारे जिले के बच्चे काफी पहले भी काफी प्राइज जीत चुके हैं और इस बार और कोशिश करेंगे। जो नया हमारा प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट करके अच्छे खिलाड़ी बनाए जाए। बिल्कुल। तो सर हर तरह से कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, कि बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल सके। और सर अब नवाचार की अगर हम बात करें तो और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस विभाग में हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो नवाचार की किस तरह से और ज़्यादा आवश्यकता है ताकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ये आगे जाकर के फ्यूचर में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट कर सके और अपनी एक स्पेशल जगह बना सके? इसमें एक पेरेंट्स को भी ये चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर एक इस तरह की भावना पैदा हो गई है कि हमने देखा कि अगर किसी अधिकारी से पूछते हैं भाई कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ते हैं। भाई हम लोग ये सोचते हैं कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप लेक्चरर हैं, तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले शुरुआत खुद को करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डालें, उनको पढ़ाएं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अभी आपने देखा होगा 5-6 सालों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर उदाहरण है, अभी श्रीनाथपुरम विद्यालय है, दादावाड़ी विद्यालय है और आपके स्टेशन पे हैं कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल से आगे निकल चुके हैं। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, इससे क्या होता है कि बच्चों पे, पेरेंट्स पे एक भार नहीं पड़ता है। अब निजी विद्यालयों की एक अपनी समस्याएं रहती हैं, अब उनके विषय में मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके अपना अलग रूल्स हैं, उनके अलग नॉर्म्स हैं। बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अगर हम लोग जुटा पाएंगे। और इसके अंदर एक नई प्लान ये थी कलेक्टर सर की भी, और एक बार मीटिंग में हमने कहा भी था कि भाई जिन गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे पुराने पूर्व बच्चे रह चुके, स्टूडेंट्स रह चुके हैं, आज कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, उन पुराने स्टूडेंट्स को भी जोड़ा जाए, कैसा मंच बनाया जाए इसमें सरकारी विद्यालय में, उसको लेटर डाला जाए, उसको बुलाया जाए कि हम आपका सम्मान करेंगे। आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवां से, आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में, सर आप उस जमाने में पढ़े थे तो हम चाहते हैं आपका सम्मान किया जाएगा। तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ भामाशाह बनकर इस स्कूल की मदद कर पाएगा। और यदि हर व्यक्ति चाहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया देश में अमीर लोग भी बहुत हैं, आईपीएल जैसी जब टूर्नामेंट करा सकते हैं तो सरकारी विद्यालयों को भी चाहें तो सिर मोहर बना सकते हैं अगर वो चाहें। पुराने स्टूडेंट्स मतलब एक वहाँ पर इस तरह से सेलिब्रिटी बन के आ जाएं, वहाँ पर वो आके अगर बच्चों को मतलब मदद के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर वो देते हैं तो बहुत हाई लेवल पे हमारे स्कूल तो बेहतरीन सर इससे पहल हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है। और वाकई में अगर इस तरह से कुछ होता है तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। और सर अब चलते चलते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज ये, कोटा में आने के बाद, जैसे कोटा में इस पद पर मैं बैठा तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक पिछले साल 2022 में एक नवाचार ये किया था कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो प्रत्येक विद्यालय में, बड़े विद्यालय में या ट्रेजरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ से पहले ये होता था कि प्रत्येक विद्यालय के CS, ACS और लेक्चर वगैरह उनको
यहाँ से लेकर जाते थे। जी। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था उनको। लेडीज़ प्रिंसिपल्स हैं और लेडीज़ स्टाफ जो है काफ़ी परेशान होते थे। तो पिछली बार जब 2022 में बोर्ड के मीटिंग में मैं गया था तो मैंने उनसे पूछा था मैंने कि क्या मैं कुछ अगर किसी तरह का नवाचार करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप डीओ साहब अपने लेवल पे, परंतु रिस्क आपकी रहेगी। तो मैंने एक नवाचार कोटा जिले से जो शुरू हुआ है वो बताना चाहता हूँ कि कोटा ज़िले में मैंने बैठ के एक प्लान किया कि यहाँ पर किसी भी सीएस या एसीएस को ना बुलाया जाए और जिस थाने के अंडर में जितने विद्यालय लगते हैं प्रत्येक थाने के ऊपर अलमीरिया उनकी अलमारी वगैरह रखवाई जाए और उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर है पुलिस जाब्ते के साथ में 2 लेक्चरर, 2 पीटीआई, 2 पुलिस स्टाफ और बस के अंदर मैंने विद सेफ्टी वो पेपर रखवा के और प्रत्येक थाने में भिजवाए और इंस्ट्रक्शंस जितने भी सुपरिटेंडेंट थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, उनको कहा आप लोग चाबी लेके अपने अपने थानों पे पहुंच जाएं और ये बस का चार्ट रहेगा। और इस तरह से 2-2 पुलिस के हमारे कांस्टेबल साथ में थे। तो हमने जो नवाचार किया उसको पूरे राजस्थान लेवल पे बहुत अच्छा माना गया और राजस्थान लेवल पे उसकी बहुत सराहना हुई। और आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि इस साल से 2023 से हमारे अजमेर बोर्ड ने पूरे राजस्थान में जो पैटर्न स्टार्ट किया था 2022 में मैंने थानों पे पेपर भिजवाने का डायरेक्ट, वो पूरे राजस्थान में 33 जिलों में लागू कर दिया। क्या बात है सर, ये तो एक उपलब्धि है और सर बहुत एक कोटा से नई शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल। और सर आप जिस तरह के इंसान, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ही एक अलग सी चीज़ हो जाएगी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार और शिक्षा मिलना भी ज़रूरी है। और जिस तरह से सरकारी स्कूलों में प्रयास किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके इस कंपटीशन के युग में स्टैंड करने लायक बनाया जा सके, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से आजकल का युग है, बच्चों को वाकई में ज़रूरत, और कहीं ना कहीं माता पिता को भी, जैसा कि सर ने बताया, हमें अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा अच्छे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो ही उसका करियर सेटल नहीं हो सकता। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा, बच्चे में होनी चाहिए लगन, बच्चे को मेहनत करना आना चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ शिक्षा ग्रहण करनी है और इसी के बलबूते पर हम आगे जाकर के अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमने बात की शिक्षा के बारे में, कोटा जिले में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या स्थितियां, इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप चौधरी जी ने। और इसी के साथ प्रोग्राम में हूं आरती से इजाजत लेना चाहूंगी मैं निशा। नमस्कार।